सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो एक्चुअली में फिर से वही चीज क्या है ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग अब क्लास के बाद ही तुम लोग को भेज दूंगा। यूट्यूब में धीरे धीरे मैं अपलोड करूंगा, वरना क्या हो रहा है ना कि यूट्यूब में अपलोड के कारण तुम लोग को वीडियो रिकॉर्डिंग लेट मिल रहा है। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, मगर कभी जो भी रीजन है क्या बोलते हैं, और कुछ लोग का जो नेटवर्क खराब हो जाता है, उन लोग को भी मुश्किल हो। तुम लोगों में से भी जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन लोग भी कभी कभी जो देखना चाह रहे हैं उन्हें भी मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए यूट्यूब वाला रिकॉर्डिंग मगर कुछ दिन के बाद मैं जूम में डिलीट कर दूंगा, तो इसलिए घबराना नहीं है, वो यूट्यूब में रहेगा ही तब। हाँ, तो बाद में भी तुम उल्टा के देख सकते हो। तो आज जो टॉपिक शुरू करूंगा वो टेंजेंट नॉर्मल है। मैं अभी डाउट्स नहीं ले रहा हूँ, रीजन है ये टॉपिक थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, तो खत्म हो जाने के बाद आज केवल टेंजेंट नॉर्मल से कराऊंगा बोर्ड लेवल में। और तुम लोग को ये भी बोल दो कि एंट्रेंस फेल में तुम मोटा मोटी मान सकते हो कि 50-60% ये ठीक होगा। हाँ, सेम टॉपिक होगा, तो इसीलिए टॉपिक भी रिलेटिवली आसान टॉपिक है। जेई मेंस में तो पूछो ही मत, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ रिपीट करता है जो तुम अभी पढ़ रहे हो। जेई एडवांस में मगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है। तो डाउट्स मैं क्लास के बाद ही लेता हूँ, क्लास 15-20 मिनट पहले आज जल्दी खत्म हो जाता है, और मुझे आज मैक्सिमा मिनिमा नहीं करवाऊंगा। हाँ, इसीलिए तो शुरू कर रहे हैं। सपोज m का वैल्यू, तो क्या है लॉजिक, क्या है लॉजिक? जो है वो लॉजिक हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। हम लोग ने देखा था डिफरेंशिएबिलिटी में कि जब हम लोग ये टेंजेंट का अगर मुझे स्लोप निकालना है, तब मैं टेन थीटा जो निकालना है, क्योंकि टेन थीटा इज नथिंग बट, ये टेंजेंट है एक x1 कॉमा y1 में, तो दिस इज नथिंग बट dy बाय dx एट x1 कॉमा y1, और दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्योंकि तुम्हें पॉइंट P भी पता है x1 कॉमा y1, तो इसलिए तुम आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1 कॉमा y1, और ये तब तुम्हारे पास आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1। थ्योरी यही एल्गोरिथम है। नॉर्मल का मतलब होता है वो लाइन जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो मैं जानता हूं कि 90 डिग्री का कंडीशन था m1 m2 इज इक्वल टू -1, इसलिए अगर मैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल तुमसे पूछता हूं क्या है, तो ये हो जाएगा -1 बाय dy बाय dx एट x1 कॉमा y1। और तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा वो तुम्हारा होगा y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। तो बस अंतर यही है कि तुम जानते हो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल हर समय -1 होगा, एक्सेप्ट ये x एक्सिस के पैरेलल ना हो। तो पहले किसी को लिखना है तो ये लिख लो, फिर कुछ सम्स करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, लिखने के लिए कुछ टाइम दे देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। किसी को कहीं पे डाउट होगा तो बोलोगे मुझसे। आगे चलूं? नहीं सर सर। सर थोड़ा। चलो अब आगे चलूं? हाँ सर। चलो, हाँ सर। बड़ा आसान टॉपिक है। हाँ, हाँ सर। टॉपिक में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगा, देखोगे तो।
आज सुबह का भी टॉपिक उतना डिफिकल्ट नहीं था, ये भी नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y equal to 2x square plus 3 cos x at x equal 0। 10 सेकेंड्स हमको देखने के लिए। तो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 cos x, मगर केवल इसमें पॉइंट x का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो क्या प्रॉब्लम है, y तो निकाल लोगे ना, पुट x इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 0 प्लस 3 इंटू cos 0 तो 1 होता है, तो 3। तो पॉइंट तुम्हें मिल गया 0,3। अब फिर कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लो। कर्व का इक्वेशन क्या है, कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 cos x। तो dy बाय dx का वैल्यू क्या होगा, 2 टू द 4x प्लस 3 sin x माइनस 3 sin x, सॉरी। तो dy बाय dx क्या निकालना है, x इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 3 इंटू साइन 0, तो खेला ही खत्म हो गया। तो ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम्हारा 0 है और पॉइंट तुम्हें पता है 0,3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम्हारे पास दिखेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 टाइम्स ऑफ x माइनस 0, हेंस y इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसा दिखेगा, तो अगर स्लोप 0 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, 1/0। मतलब माइनस लिखने के 1/0 में माइनस लिखो प्लस लिखो, क्या अंतर पड़ता है। 0 को मगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो रे, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, हेंस x इक्वल टू 0। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, खेला खत्म। तुम भी बोलोगे सर क्या सम था, कुछ था ही नहीं। तो आज के समय तुम्हें ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, मगर मैं ठीक है, मगर क्या बोलते हैं, बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, डिफरेंशिएट करना होता है, आंसर निकालना होता है। चलो 1 मिनट दे रहा हूं लिखने के लिए, और टाइमर देना भूल गया था। चलो आगे चलता हूं। तो हम ये जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो उनका स्लोप सेम होता है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो या तो m1 m2 -1 होगा, नहीं तो अगर m1 0 है तो m2 का वैल्यू 1/0 होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व which is perpendicular to the line solution। तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालना है इस कर्व में जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें ये वाले इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, और क्या दिया हुआ है, ये एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो टेंजेंट निकालने के लिए तो तुम्हें दो चीज चाहिए। तुम्हें ब्लैक लाइन जो है इस टेंजेंट का तुम्हें स्लोप भी चाहिए और पॉइंट भी चाहिए। तो मुझे बोलो स्लोप निकालना आसान या पॉइंट निकालना आसान। अभी सबसे पहले क्या निकालना आसान है, स्लोप। स्लोप।
क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का स्लोप क्या था। अगर भूल गए हो स्ट्रेट लाइन तो मैं लिख देता हूं, माइनस a बाय bx माइनस c बाय b। तो इसलिए स्लोप जो था वो माइनस a बाय b था, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसलिए ax प्लस by, ठीक है, तो अब तो फिर से दोबारा क्यों लिखो इसको। तो शुरू करते हैं। तो गिवन लाइन, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, m ऑफ स्लोप ऑफ लाइन होगा माइनस 1 बाय 40। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, क्वेश्चन दिया हुआ कि लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है। तो हेंस ये तुम्हारे पास 14 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तुमने क्या लिया, कर्व का इक्वेशन तुम्हारा था, कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 16। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये पॉइंट पी x1 y1 है, तो मैं मान के चलता हूं कि लेट पी x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द लाइन, बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पहले लिखते हैं, लाइन वाला केस बाद में लेते हैं। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, dy बाय dx 3x स्क्वायर प्लस 2। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो यहां से भी निकलेगा ना, dy बाय dx एट पॉइंट कहां पे x1 y1। तो ये 3x1 स्क्वायर प्लस 2, मगर इसका वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 14। सर कहां से, ये तो दिया हुआ है 1। देखो ये कलर कोडिंग लेते हैं, ये दिया हुआ है। तो यहां से तुम जब x1 का वैल्यू निकालोगे तो दो वैल्यू निकलेगा, 2 और -2, क्योंकि स्क्वायर है। तो हेंस तुम्हें x1 का वैल्यू 2 और -2 मिला। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसका नाम मैं इनहेरेंट कंडीशन देता हूं। हाँ, सम के साथ तुम मान के चल रहे हो कि पी x1 y1 जो है वो कहां पे लाई कर रहा है, पी x1 y1 कर्व में लाई कर रहा है। ये तो अंग्रेजी है ना रे बाबा, पी x1 y1 लाई कर, तो कर्व दिया हुआ है, ये तो अंग्रेजी है ना, इसका मैथमेटिक्स क्या होगा। ये लाइन इसे सेटिस्फाइज करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, आज बार बार तुमसे पूछूंगा। तो क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम्हें मिलेगा y1 इक्वल टू x1 क्यूब प्लस ट्वाइस x1 प्लस 16। तो तुम बोलोगे सर खेला ही खत्म हो गया, आपको x1 का वैल्यू 2 मिला तो y1 का वैल्यू 18 आता है, वो डाल के देख लेना। x1 का वैल्यू -2 मिला, y1 का वैल्यू -6, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो 14 था ही तुम्हारा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा, तो इक्वेशन ऑफ दो टेंजेंट मिलेगा ना रे तुमको। यहाँ पे एक मिलेगा अगर तुम एक पॉइंट लोगे 2,18 और स्लोप अगर 14 लोगे तो ये तुम्हें होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। और एक पॉइंट अगर तुम -2 -6 लोगे, स्लोप तो 14 ही होगा। तो y माइनस 18 इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ x, सॉरी y प्लस 6 इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। सर दो टेंजेंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, अरे क्या प्रॉब्लम है, वो तो सर्कल में भी एग्जिस्ट करता था, वो तो सर्कल में भी दो टेंजेंट एग्जिस्ट करता था। अगर तुम परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो दो क्यों, 1000 टेंजेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि सर्कल नहीं है, मगर समझाने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ सर्कल में भी एग्जिस्ट करता था। तो पैरेलल, ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये ऐसा हो सकता है लाइन यहाँ पोज दिया हुआ है तो ऐसा तो देख रहे हो ना, जैसे ये एक लाइन है तो इसका तो दो टेंजेंट होगा, एक यहाँ पे लाई कर सकता है, ये अगर ऐसा जा रहा है तो यहाँ पे लाई कर सकता है। तो दो टेंजेंट पॉसिबल है, दो क्यों, 1000 टेंजेंट भी पॉसिबल है। पर 1000 टेंजेंट निकालने के लिए आता नहीं है, किसी को लिखना है तो लिख लो। सम थोड़ा लंबा था, टाइम दे देता हूँ 4 मिनट का, 2 मिनट दे रहा हूँ ये पेज लिखने के लिए, 2 मिनट दूंगा इसके नीचे वाला पेज लिखने के लिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे, नहीं है तो लिखते रहो। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। पास्ट ईयर आर्काइव जब तुम लोग को मिलेगा, मतलब मैं बोर्ड लेवल का बात कर रहा हूँ, तो दिल खुश हो जाएगा। एंट्रेंस लेवल का भी जब दूंगा तो बोलोगे सर बहुत कुछ तो बोर्ड लेवल से मिलता जुलता था। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। समझ में नहीं आया तो पूछो मुझसे।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि समझ में नहीं आया तो पूछो। थोड़ा ऊपर जाना। आगे चलूं? यस सर। नो सर। ठीक है, लिख लो। हो गया सर।
चलो 2 मिनट रुको, हाँ वो कुछ कहीं पे कोई आ गया था। अच्छा, अब मैं एक स्टार मार्क सम करा रहा हूं। प्रॉब्लम, प्रूव दैट द सम of the sum of the intercepts made by the tangents to the curve root x plus root y is equal to root a at any point upon the coordinate axis is constant। ये स्टार मार्क सम है, एक बार ध्यान से देखो फिर बताता हूं। सम थोड़ा सा लंबा है, 20 सेकंड्स दे रहा हूं सम पढ़ने के लिए। प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटरसेप्ट, मतलब अगर मैं कहूं कि ये कर्व का एक पार्ट है, तो कह रहा है कि अगर तुम एक टेंजेंट खींचोगे पॉइंट P में, तो ये A में एक्सिस में और Y को B एक्सिस में काटेगा, तो तुम्हें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि OA प्लस OB एक कांस्टेंट है। क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू ए। अगर डिफरेंशिएट करूं तो 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई इज द तरीका। अगर डिफरेंशिएट करूं तो 2 बाय रूट एक्स dy बाय dx प्लस 2 बाय रूट वाई इंटू dy बाय dx 0 होगा। तो यहां से मुझे dy बाय dx का वैल्यू मिल गया माइनस रूट वाई बाय रूट एक्स। ये कर्व नंबर 1 है, ये एक्सप्रेशन ऑफ द टेंजेंट है। चलो शुरू करते हैं। तुमने माना कि p x1 y1 जो है वो पॉइंट ऑन द कर्व है, यही सोचा ना तुमने। जैसे तुम ये लिखोगे तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? इनहेरेंट कंडीशन। हर समय याद रखना, बहुत लोग ये चीज भूल जाते हैं। पॉइंट ऑन कर्व मतलब ये इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब सेटिस्फाइज 1 ये वाला है। तो क्या मिला? रूट ओवर x1 प्लस रूट ओवर y1 इज इक्वल टू रूट ए है, इज इक्वल टू रूट ए नंबर 3। टेंजेंट, क्योंकि तुमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया है, तो टेंजेंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट px1 y1, तो dy बाय dx एट x1 y1 और इसका वैल्यू होगा माइनस रूट ओवर y1 बाय x1 फ्रॉम 2। तो अगर भैया तुम्हें स्लोप पता ही चल गया, पॉइंट पता ही चल गया, स्लोप कितना मिला? रूट ओवर ऑफ माइनस y1 बाय x1। क्या मिला? x1 y1। तो क्या तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं बोल सकते हो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट AB वही चाहिए ना, AB इक्वेशन ये वाला। y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 बाय x1 x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो y रूट ओवर x1 माइनस y1 रूट ओवर x1 माइनस x रूट ओवर y1 प्लस x1 रूट ओवर y1। इसको इस साइड लेके आ जाता हूं, इसको इस साइड लेके चला जाता हूं, तो x रूट ओवर y1 प्लस y रूट ओवर x1 इज इक्वल टू x1 रूट y1 प्लस y1 रूट x1। अब पूरा सम का स्टार मार्क इस स्टेप के लिए था, पूरे सम का स्टार मार्क इस स्टेप के लिए था कि तुम्हें विजुलाइज करना होगा। तुम्हें एक सुंदर सा चीज मिल चुका है रे, ये वाला। क्या ये चीज तुम्हें यहां पे दिख रहा है?
अगर मैं रूट x1 y1 कॉमन ले लूं तो ये रूट x1 प्लस रूट y1, तुम बोलोगे सर दिख तो रहा था मुझे भी, वही तो मैं भी कह रहा हूं। तो फ्रॉम 3 तुम्हारे पास हो जाएगा तब टेंजेंट का इक्वेशन x रूट ओवर y1 y रूट ओवर x1, ये रूट ए हो जाएगा, तो रूट ए इंटू रूट ओवर x1 इंटू y1। अब मुझे हेल्प करोगे, x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम तो ये था ना, तो x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? a क्या है? a इज द x इंटरसेप्ट ना, तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या था? पुट y इक्वल टू 0, कहां पे? इस वाले इक्वेशन में जो नंबर 4 है, इन 4। तो अगर तुम y को 0 डालोगे तो ये 0 हो जा रहा है ना, तो x रूट ओवर y1 इज इक्वल टू रूट ओवर a x1 y1। तो y1 y1 कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा रूट ओवर a x, और यही OA का लेंथ है। y b क्या है? y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? पुट x इक्वल टू 0 इन 4, क्या मिला? y रूट ओवर x1 इक्वल टू रूट ओवर a x1 y1, तो y का वैल्यू कितना आया? रूट ओवर a y1 OB। तुम्हें क्या निकालने बोल रहा है? क्या है कि OA प्लस OB निकालो, OA और OB को प्लस करो। दिल खुश हुआ? दिल खुश होना हाँ सर। भी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर रूट ए कॉमन लोगे तो ये रूट ओवर x1 प्लस रूट ओवर y1, बट देखो इनहेरेंट कंडीशन कितना इंपॉर्टेंट है कि हम रूट ओवर x1 प्लस रूट ओवर y1 को रूट ए लिखते थे, तो रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए विच इज नथिंग बट ए तो एक कांस्टेंट है, खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो काफी लंबा सम था, मैं नहीं कह रहा हूं सम थोड़ा छोटा था। पहले इस पेज के लिए मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, लिखने के लिए नहीं, बस एक बार देखने के लिए कि मैंने क्या किया, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। तो इस चीज को समझो, हाँ, कि कैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूं, कैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूं। मतलब थोड़ा सा तुम लोग को फील हो रहा होगा, सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा फीलिंग हो रहा है, एकदम सही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये सब काम किया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना, वाई इंटरसेप्ट निकालना, लोकस निकालना। चलो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो टाइम थोड़ा सा देता हूँ, पहले सम के लिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। मैं टाइमर शुरू कर देता हूँ, टोटल 4 मिनट दे रहा हूँ तुम लोग को लिखने के लिए, सब मिला के, दोनों पेज मिला के। मतलब एक्चुअली में अब एनसीईआरटी में डिफिकल्ट टॉपिक का अगर तुम मुझे नाम बोलोगे तो मैं केवल अब तुम्हें 2 ही नाम दूंगा। एक है जब मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करूंगा, और एक है जब मैं प्रोबेबिलिटी करूंगा। उसे छोड़ के सब टॉपिक रिलेटिवली आसान होगा। सर हाँ, सर लाइन नंबर 9 में एक बार देखिए तो वो डिफरेंशिएशन dy dx नहीं होगा शायद। तो ये तो डिवाइड बाय डीएक्स नहीं है, दोनों जगह मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। तो एक ही है, बाकी सब थैंक्स।
आगे चलूं? मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को तुम्हारा वेक्टर का नेक्स्ट क्लास लूंगा, हाँ बता दूंगा। हो गया सर। चलो क्या? तो आगे चलना है। अभी के लिए जरूरत नहीं है, यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। मत थोड़ा सा बाद में लेटर ऑन हमें जरूरत कभी कभी पड़ता है, तो जरा मैं तुम्हें एक लोग को दिखाना चाहता हूँ कि इसका ग्राफ दिखता कैसा है। ये जो ब्लैक ग्राफ है ये सर्कल का ग्राफ है, और मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए का भी ग्राफ ब्लैक से ही बना रहा हूं, ये है। तो देखो जैसे जैसे पावर कम होते जा रहा है चीजें अंदर आते जा रहा है। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू, अगर मैं इसका ग्राफ बोलूं, इसे मैं ब्लू रंग से लिखता हूं अभी, रूट एक्स, इसे छोड़ो, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए का, तो ये ग्राफ और अंदर आ जाएगा। तो समझ में आया? तो जैसे जैसे तुम क्यूब रूट लोगे और अंदर आ जाएगा, मतलब जैसे जैसे पावर कम होते जाता है ग्राफ श्रिंक होते जाता है। तुम बोले सर क्यों? कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिविटी अब तक बताया नहीं है, बताऊंगा तब पता चल जाएगा कि कर्व ऐसा खुलेगा या ऐसा खुलेगा। एक बार टेंजेंट ऊपर होता है, एक बार टेंजेंट नीचे होता है। और अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कर्व अगर तुम्हें पता होना चाहिए कि कर्व कैसा दिखेगा। अगर तुम मुझसे पूछोगे सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, तो ये सर्कल है ना, ये इससे थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा डिफॉर्म शेप में होता है थोड़ा सा, मतलब टर्निंग तो स्मूथ रहता है, बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है, मगर कुछ इस टाइप से। तो एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 ए टू पावर 4 ये और ऊपर जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाला एक्सपैंड होते जाता है। तो लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। चलो आगे चलो। टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। अब तुम्हें एक बाहर का एक पॉइंट दिया रहेगा और कर्व का एक पॉइंट दिया रहेगा, और तुमसे बोला जाएगा कि तुमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ठीक है, वेरी गुड। तो मेरा कहना है तब तुम स्लोप ऑफ ए भी दो तरीके से सोच सकते हो। एक विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एओडी, सॉरी विद ड्यू रेस्पेक्ट टू 2D, क्योंकि हमने ये क्लास 11 में पढ़ा था, एंड विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एओडी dy by dx at x1, y1 एओडी। तो स्लोप तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, तो एलिमिनेट करके आंसर निकाल लोगे। साथ में और एक इनहेरेंट कंडीशन तो रहता ही है। इनहेरेंट कंडीशन ये था कि px1, y1 लाइज ऑन कर्व। तो लिख लोगे क्या? क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है जो बहुत बड़े बड़े सम को इजीली सॉल्व कराता है कि क्या क्या कंडीशन लगाऊंगा कि मेरे पास आंसर आ जाएगा। मेहनत तो करना ही होगा ताकि तुम्हें ये कंडीशन याद रहे। डीपीपीस दे रहा हूं, असाइनमेंट सीट दे रहा हूं,
और मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग मॉर्निंग के क्लास में भी आने के लिए रेडी हो। कुछ लोग नहीं आ रहे हो तो मुझसे बोल रहे हो सर, मुझे कई बार आज सुबह मैसेज भी मिला मुझे ऑलमोस्ट 10 बंदों का कि रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। चलो तो उस जोश में अगर हम कोर्स को थोड़ा जल्दी खत्म कर देते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, मगर मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ दिन के बाद तुम लोग बिलीव करोगे कि हाँ सर ये चीज आपका अच्छा चीज था। सर टाइमिंग सेम रहेगा क्या? टाइमिंग तो यही रखूंगा 10। सर 12 का बाद ले सकता है क्या? हाँ 12 o'clock का बाद ले सकता है क्या? मेरा और 4 बजे से मेरा क्लास होता है। ओके ठीक है, पॉसिबल मेरे लिए नहीं होगा ना 4 बजे से क्लास, और फिर उससे मैं थक जाऊंगा, फिर क्लास नहीं कर पाऊंगा इतने अच्छे तरीके से। चलो आगे देखता हूँ। प्रॉब्लम, for the curve y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5, find all the points at which tangents are passing through 0, 0। आगे चलते हैं, एक बार सम करके देखें। चलो अब देखो, शुरू करूं। फॉर द कर्व फलाना फाइंड ऑल द पॉइंट्स। तो एक तो तुम लोग को कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर टेंजेंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ध्यान से देखिए 0,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, और क्योंकि 0,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो 0,0 क्योंकि इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 0,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है दो मिनट रुको। हाँ अब बॉर्मल को क्लास करे जा तक लीजिए। हाँ ठीक है, नको जा। तो चलो अब देख शुरू करते हैं। हाँ सॉरी, एक बच्ची आ गई थी। For the curve y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5, find all the points at which tangents are passing through 0,0। तो तुम लोग का जो एक कंफ्यूजन होता है कि सर पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट जाता है, वो कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि क्लास 11th में हम लोग ने बड़ा सिंपल कर पड़ा था। हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि टेंजेंट से एक ही जाता है, मगर यार कर्व तो ऐसा भी हो सकता है ना। तब ध्यान से देखो ना, इस पॉइंट में ये तो टेंजेंट हुआ ही, मगर इस पॉइंट से तुम और एक जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक नहीं, इस पॉइंट से तुम बहुत जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इस पॉइंट से तुम बहुत जगह, अगर ये इस टाइप से चला जाता है तो एक टेंजेंट यहां से ऐसा भी ड्रॉ हो रहा है। तो वो कंफ्यूजन को छोड़ दो कि सर टेंजेंट का मतलब होता है कि हाँ ये लाइन टेंजेंट है, ठीक है, मगर उसी पॉइंट से अलग कॉर्ड्स भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इस सम को दोबारा काट भी देता हूँ। क्योंकि उस कंफ्यूजन, कल की एक बंदे ने पूछा था, तो वो कंफ्यूजन में क्या प्रॉब्लम होता है कि ना जब मैं सम समझाऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में वही आएगा, अरे सर ये कैसे आप कर रहे हो, तो अब वो चीज नहीं आएगा। अब दोबारा क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। तो मेरा कहना है कि सपोज ये ऐसे करके एक पॉइंट है और ये टेंजेंट है, ये पॉइंट पी x1, y1 है और ये ओरिजिन है 0,0, जरूरी नहीं कि, ठीक है, ओरिजिन में भी टेंजेंट है वो, ठीक है, और एक टेंजेंट ओरिजिन में भी होगा। तो खेला शुरू करते हैं। तो कर्व का इक्वेशन क्या है?
कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू पावर 5। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, 4 थी 12x स्क्वायर माइनस 10x टू पावर 4। तुम क्या ले रहे हो, तुम जैसे मान रहे हो कि Px1 कॉमा लाइज ऑन पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, बार बार ये पूछूंगा आज तुमसे, इसका मतलब क्या हुआ, लाइज ऑन कर्व, satisfies तो इसका मतलब इनहेरेंट सेटिस्फाई, इसका मतलब इनहेरेंट, मतलब ये तुम्हें देगा y नंबर 1, नंबर 2 y1 इक्वल टू 4x1 का होल क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5, ये फ्रॉम 1 से खेला हो रहा है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट px1 y1 क्या आएगा, ये तुम्हारे पास dy बाय dx आएगा एट x1 y1। तो ये तुम्हारे पास 12x1 टू द पावर स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4, ये फ्रॉम 2 आएगा। तो ये m आ गया मेरे पास, तो अभी m ही रखूंगा मैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट px1 y1, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। क्या ये टेंजेंट कहीं से पास कर रहा है, 0, तो हो तो वही उसी चीज को देखना है कि नॉन 0,0 लाइज ऑन टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट में लाइज कर रहा होगा तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, y का वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ 0 माइनस x1। तो हेंस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x1। इस वाले का नाम 3 ले लेता हूं, कलरिंग कोड दे देता हूं, थोड़ा ज्यादा गहरा हो गया, तुम लोग को दिखने में मुश्किल होगा, तो इसीलिए और एक ये वाला ले लेता हूं और ये वाला ले लेता हूं, और m का तो वैल्यू ये है ही। तो तुम बोलोगे सर समझ में आ गया, आप ये नंबर 4 ले लीजिए और 3 और 4 से आप लिख लीजिए। तो फ्रॉम 3 एंड 4 mx1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5। मगर m का वैल्यू तुम्हें मालूम है 10x1 स्क्वायर माइनस 12x1, m का वैल्यू, दिस इंप्लाइज 12x1 स्क्वायर माइनस, अब कुछ नहीं है ना, कैलकुलेशन है, बोर हो रहे होगे तुम लोग, मगर मुझे कर लेने दो, बोर्ड लेवल में है तो खत्म करवा ही देता हूं। तो हेंस ये तो 5 कैंसिल करके देख सकते हो, आइडर x1 का वैल्यू 0 आएगा, मैं अब कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हो रहे, और x1 का वैल्यू -1 आएगा। तो y1 का वैल्यू कहां से निकले, y1 का वैल्यू दोबारा यहां से निकलेगा, 3 से निकलेगा, तो 3 इंप्लाइज, तो 3 इंप्लाइज यहां से y1 का वैल्यू 0 निकला, यहां से y1 का वैल्यू तुम्हारे पास 4, y1 का वैल्यू 1 के लिए तुम्हारे पास 4 माइनस 2 क्या था, नहीं देख ही लेता हूँ, y1 का वैल्यू 2 निकला और यहां से y1 का वैल्यू -2 निकला। तो हेंस तुम्हें पॉइंट पता चल गया, क्या क्या मिला, एक 0,0, एक 1,2, देखो 3 टेंजेंट लाई कर रहा है, खेला खत्म। अब किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं भी डाउट है तो बोलो, ठीक है। इस पेज के लिए तुम लोगों को मैं 3 मिनट दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, लिखो इसे।
कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो आगे चल रहा हूं। प्रॉब्लम, द कर्व y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus 5 touches x axis at p minus 2 comma 0 and cuts the y axis at point q whose gradient is 3. Find equation of curve. एक बार सम करने के लिए टाइम दे रहा हूं, क्योंकि सम में ही सब कुछ छुपा रहता है। अंग्रेजी में दिया हुआ है, अंग्रेजी में दिया हुआ है लाइन एक, वो लाइन ये कह रहा है कि ये कर्व है और ये टचेस एक्स एक्सिस एट इतना। तो कोई चीज अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो क्या बोल सकते हो, कहां पे टच कर रहा है? तो मुझे बोलो इस वाले में तुम क्या क्या मैथमेटिकली निकाल पाओगे, मुझे तब बोलो क्या क्या बोल पाओगे, कुछ बोल पाओगे मैथमेटिकली? satisfies satisfy, तो ठीक है, सेटिस्फाइज। चलो तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5, तो पहला तो ये बोलोगे कि p माइनस 2 कॉमा 0 लाइज ऑन कर्व, तो y का वैल्यू 0 है, -8a प्लस 4b माइनस c प्लस 5, नंबर 1। नंबर 2, अब और क्या स्लोप जानते हो? सर -2c होगा। x एक्सिस को टच कर रहा है, x 0, तो अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो x एक्सिस टेंजेंट है। अगर x एक्सिस टेंजेंट है तो इसका मतलब dy बाय dx एट -2 कॉमा 0 0 होगा। तो यहां से जब तुम dy बाय dx का वैल्यू निकालोगे तो ये 3ax स्क्वायर ट्वाइस bx प्लस c, तो पुट अप अगर करोगे 2 टू 4 12a माइनस 2 टू 4b प्लस c इज इक्वल टू 0, नंबर 2। तो दोनों कंडीशन आ गया। तीसरा और क्या कह रहा है, कुछ और भी कह रहा है, ध्यान से देखो। और कह रहा है कि कट्स y एक्सिस एट q ग्रेडियंट, मतलब स्लोप होता है। मतलब ये कर्व को अगर प्रोड्यूस करोगे तो ये q में काटेगा, और q में अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप 3 है। ग्रेडियंट ऑफ अ पॉइंट का मतलब ये होता है, हाँ, कि वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका स्लोप क्या है। तो q तुम कैसे निकालोगे, q y इंटरसेप्ट है,
तो क्यू निकालने के लिए तो तुम यहाँ पे देखोगे ना, x का वैल्यू 0 डालने से y का वैल्यू 5 आ जा रहा है नहीं क्या। नंबर तीसरा, तो y इंटरसेप्ट जब तुम निकालोगे, y इंटरसेप्ट ऑफ कर्व अगर तुम निकालोगे तो वो क्यू निकलेगा, और यहाँ पे x का वैल्यू अगर तुम 0 डाल दोगे तो y का वैल्यू 5 आएगा। और ग्रेडियंट का मतलब वो क्या है कि dy बाय dx एट x इक्वल टू 0 जो है वो 3 है। तो dy बाय dx का तो वैल्यू तुम्हें पता ही है। तो अगर ये यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो केवल c बाकी रहेगा, तो हेंस c इज इक्वल टू 5। अब मैं छोड़ देता हूँ 1 2 और 3, तो 1 2 एंड 3 वो का काम है, वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, c तो पता ही चल गया है, तो खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे आगे सम में जाएंगे। छोटा सा सम है, बड़ा आसान सा चीज है, मेहनत करोगे तो अच्छा लगेगा। सर पॉइंट नंबर 3 वापस समझा दीजिए ना। कौन सा पॉइंट सर नंबर 3 तुम्हारा ये कह रहा है कि y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस लैंग्वेज का मतलब समझो, कट्स y एक्सिस एट पॉइंट q हुज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब उस पॉइंट में जो स्लोप टेंजेंट खींचोगे उसका स्लोप क्या है, ये मतलब ही होता है उसका। तो अगर ये कर्व तुम्हें दिया हुआ है तो पॉइंट q कैसे निकलेगा। सर x को 0 इक्वेशन डाल। क्या दिया हुआ है, हाँ तो इक्वेशन तुम्हारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो अगर तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो तुम y इंटरसेप्ट निकालोगे, इससे q का वैल्यू निकल गया 0,5। dy बाय dx तुमने अभी देखा ही था, स्लोप निकालने के लिए थ्राइस ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस bx प्लस c। तो dy बाय dx एट x इक्वल टू 0 क्या आया, c, और जिसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखना आया समझ में। आपका वैल्यू 3 दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में। चलो आगे चलूं। नहीं सर। हो गया, हाँ सर हो गया। चलो आगे चल रहा हूं। अब आता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो कर्व का तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है लाइन का, क्योंकि तुम वहीं पे, मगर ये टेंजेंट है कहां पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स drawn at point of intersection। ये अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है और ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का कर्व,
तो क्या इसका स्लोप तो तुम आराम से निकाल सकते हो ना। तब m1 तुम्हारे पास क्या होगा, m1 तुम्हारे पास होगा कि तुम इसे डिफरेंस इंटीग्रेट, ठीक है, इसका स्लोप निकाल लोगे, m2 तुम इसे इंटीग्रेट करके स्लोप निकाल लोगे, तो तुमसे पूछा जाएगा कि tan थीटा निकालो। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। और ये कैसे निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कर दीजिए। हाँ, किस किस को, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x को। ये इसका एल्गोरिथम है, लिख लोगे क्या, फिर सम में चलते हैं। आगे चलूं, नो सर। चलो आगे चलता हूं। प्रॉब्लम, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन xy इक्वल टू 6, दो कर्व है, x स्क्वायर y इक्वल टू 12। सॉल्यूशन 10 सेकंड हमको देखने के लिए। So find the angle of intersection between xy equal to 6 and x square y equal to 12. तो सबसे पहले दो कर्व है, एक है एक्स वाई इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12, नंबर 1, नंबर 2। मैं पहले तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं कि तुम लोग एक कॉमन मिस्टेक कहाँ करते हो, ध्यान से देखो। कई बार हाँ तुम बोलोगे सर सॉल्व करने के लिए ये 12 है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2xy इज इक्वल टू 6 12 हो जाएगा। वेरी गुड। और ये 12 और ये 12 है तो कंपेयर कर दीजिए, मतलब 2xy इक्वल टू x स्क्वायर y। सबको एक साइड लेके आ जाते हैं, 2xy माइनस x स्क्वायर y इक्वल टू 0, कॉमन ले लेते हैं, xy इंटू 2 माइनस x इक्वल टू 0। तो पॉसिबिलिटी है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। मगर ध्यान से देखो ना, x इक्वल टू 0 जब तुम इसमें डालोगे तो कहीं डाउट होगा, मुझे कोई बोलेगा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ सर। तो तुम्हें केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, तुम्हें सब्स्टिट्यूट भी करके देखना होगा वो पॉसिबल है या नहीं। तो ये दो पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है तो कोई पंगा नहीं है, दोनों जगह में तुम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। तो केवल x इक्वल टू 2 पॉसिबल है और यहाँ पे फिर y का वैल्यू डाल देना तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता चल गया 2, तो अब दोबारा कर्व में जा रहा हूं। कर्व क्या है, पहला कर्व है y इज इक्वल टू 6/x, तो dy बाय dx का वैल्यू हो गया -6/x स्क्वायर।
तो टेंजेंट जो निकालोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालोगे, मतलब x का वैल्यू 2 डालोगे तो -6/4। दूसरा कर्व था तुम्हारे पास x² y = 12, मतलब y = 12/x²। तुम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करने से आंसर आएगा रे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। x³ और m1 m2 जब निकालोगे तो वो dy/dx at x = 2, तो ये -3 आ जाएगा। तो अगर तुम्हें m1 m2 मिल गया तो tan थीटा का वैल्यू नहीं मिल गया क्या? mod ऑफ m1 एकदम आसान टॉपिक है, कुछ है ही नहीं ये सब में। जब असाइनमेंट सीट करोगे तो और एनसीईआरटी करोगे तो समझ में आएगा, बोलोगे अरे सर इसीलिए समझ में आया। क्यों? सीनियर स्टूडेंट मेरे भैया 11th में तो 60% लाने में भी घबराते थे, और अभी जो रिजल्ट निकला 12th का उनका 90% आ गया। अगर इसमें 90% नहीं आएगा तो किस में आएगा? लिखना है तो लिख लो। कोर्स स्ट्रक्चर को ही ऐसा किया गया है कि मार्क्स मिले तुम्हें। सर बोल सर एक बार इक्वेशन 1 का ग्राफ बना के दिखा सकते हैं क्या, xy = 6 का? रेक्टेंगल हाइपरबोला। ओके सर। जीरो जीरो से पास नहीं कर रहे। हाँ सर वही चेक करना था। सर आपका माइक म्यूट है, म्यूट। अगर कर्व 90 डिग्री है, थैंक्स, अगर एंगल 90 डिग्री होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, देन वी से कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। तो क्वेश्चन है कि सो दैट द कर्व्स x = y² and xy = k cut orthogonally if 8k² = 1। सम को एक बार ध्यान से देखो। तो कह रहा है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कर्व ऑर्थोगोनली टच कर रहा है, तो एक कंडीशन तुम्हें निकालना है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि सबसे पहले दोनों कर्व को ले लेता हूं। कर्व 1 x = y², कर्व 2 xy = k, और दोनों को पहले सॉल्व कर देता हूं। सॉल्व करने के लिए इस x का वैल्यू अगर इसमें डाल दूं तो y² × y = k, मतलब y का वैल्यू k⁻1/3। अगर मैं इसका नंबर 1 और इसका नंबर 2 देता हूं तो 1 से मुझे x का वैल्यू मिल जाता है जो y² था, मतलब x का वैल्यू k⁻2/3। फर्स्ट इक्वेशन मुझे कह रहा है कि y² = x, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा twice y × dy/dx = 1, मतलब dy/dx = 2/y।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें मिल चुका है कि x के 2/3 है, y का वैल्यू के 1/3 है। तो इससे तुम्हें पहला टेंजेंट मिल जाएगा, उसका पहले टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा जब तुम के 2/3 और के 1/3 डालोगे, मतलब y है तो केवल 1/3 डालो। सेकंड कर्व तुम्हारा था xy इज इक्वल टू के, मतलब y इज इक्वल टू x बाय के बाय एक्स। अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो मुझे dy बाय dx मिलेगा, जो माइनस के बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा, और m2 इज इक्वल टू dy बाय dx एट k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3, तो माइनस के टू द पावर एक्स स्क्वायर k टू द पावर 4/3। तो हेंस m2 का वैल्यू मिलेगा -1 k टू द पावर 1/3। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं जानता हूं, क्योंकि कर्व जो है वो ऑर्थोगोनल है, तो इसका कंडीशन था m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो तुम ये वाला वैल्यू और ये वाला भैया डाल दे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये 2 था, सॉरी, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय k टू द पावर 2/3। 1/2 होगा रुक जा, कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है। सर। लाइन नंबर 13 पे, लाइन नंबर 13 y स्क्वायर इक्वल टू x2 y इक्वल टू d2 d1 1/2 y। हाँ, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे मुश्किल हो रहा था। 1/2 y, तो ये कट भी गया था, पता नहीं कैसे अपने आप ही। 1/2, चलो तब तो ये हटाओ, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर k टू द पावर 1/3 इंटू -1/k टू द पावर 1/3 इक्वल टू, ये सब बोरिंग चीज है, बस कैलकुलेशन है, ध्यान इंटू k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। हाँ, हटाना है तो दोनों साइड क्यूबिंग कर दो। 2 का क्यूब 8, 2/3 का क्यूब में 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल k स्क्वायर बाकी रहेगा, हेंस प्रूफ। खेला खत्म। आजकल तो ये सब मार्क्स 6 मार्क्स में आ जाता है आजकल ये सब। इस बार का जो पेपर आया था, कभी कभी 4 मार्क्स में आता है, कभी कभी 6 मार्क्स में आ जाता है। लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, लिखना है तो लिख लो।
चलो आगे चलूं, लिख ही लिए होगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स। ज्योमेट्रिकली तो तुम लोग को प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, मगर सिखा तो पाऊंगा। P से अगर तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी निकालते थे एक लाइन के ऊपर, तो तुम्हें अगर याद है तो वो हर समय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। सर्कल के ऊपर अगर बाहर पॉइंट से तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का कोशिश करते थे, तो सेंटर से ज्वाइन कर दो अलोंग द, ठीक है। तो देखो ये एक नॉर्मल है, नहीं क्या, दिस इज नोन एज नॉर्मल। ये भी नॉर्मल है क्योंकि देखो इस टेंजेंट के ऊपर ये नॉर्मल है। तो उसी लॉजिक से अगर तुम्हें कोई भी दो कर्व दिया होगा, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हर समय पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस होता है। मतलब वो हर समय जो है वो कॉमन नॉर्मल है। ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही SD का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो मेरा क्या कहना है, इफ कर्व, अगर कर्व इंटरसेक्ट करता है तब नहीं रे, तब तो कर्व इंटरसेक्ट करता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। इफ कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट, शॉर्ट SD का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। लिख लोगे क्या इसको, इस लाइन को लिख लो, बाकी ठीक है, बनाना तो ये डायग्राम भी बना लो, ठीक है, जरूरत पड़ेगा बाद में एंट्रेंस लेवल में भी। अगर कर्व इंटरसेक्ट नहीं करता है तो आगे चलो। प्रॉब्लम, फाइंड द shortest distance between the line y equal to x minus 2 and the parabola। तुम बोलोगे सर क्लास 10 में क्या हुआ है, हम लोग ने 11th में, हाँ एंट्रेंस लेवल में, अभी बोर्ड लेवल में करा रहा हूं। सॉल्यूशन, चल हेल्प कर। ये लाइन है, ये पैराबोला है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कॉमन नॉर्मल में लाई करेगा। मतलब ये इसका पैरेलल टेंजेंट है, ये इसका पैरेलल, तो ये जो पॉइंट है ये, मैं ये Px1 y1 निकालूंगा। कुछ पूछूंगा, क्या निकालना आसान है, P या स्लोप? स्लोप। स्लोप, क्योंकि इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका स्लोप भी 1 है। तब तो तुम बोलोगे सर खेला ही खत्म हो गया, ये क्या सम है सर, ये तो आज का सबसे अच्छा सम है। y इक्वल टू 3x प्लस 2 dy by dx twice x plus 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P क्या होगा, dy by dx एट x1 y1। तो ये twice x1 plus 3 और ये दिया हुआ है कितना 1। तो इसका मतलब x1 का वैल्यू तुम्हें मिल गया -1। तो कहां से निकलूं, नहीं बोलोगे, कोई बोलेगा क्या? y1 कैसे निकालूं? सेटिस्फाई करें। हाँ, लाइज ऑन, बस बोल दो ना, मुझे खुशी होता है जब बोलते हो तुम, मुझे सुन के अच्छा लगता है कि हाँ तुम चीज जानते हो, घर में सम्स कर पाओगे। तो इसका वैल्यू अगर डालोगे तो y1 का वैल्यू -1, तो 1 + 3, 1 - 3 + 2 तो 0। तो हेंस तुम्हें P मिल गया, क्या P तुम्हें मिला -1, 0। लाइन का तो इक्वेशन पता ही है क्या, y = x - 2 मतलब x - y - 2 = 0 और पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब Pn का वैल्यू निकालना है। तो Pn क्लास 10 11th में निकाल चुके हो ना, मॉड ऑफ ये जो डिस्टेंस था प्लस c/a² + b², तो ये डिस्टेंस यूज कर लो यहाँ पे। तो पर ये क्योंकि क्या है तुम्हें P मिल गया, तो P अगर तुम्हें मिल गया -1, 0,
तो तुम्हें तो डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट थोड़ी ना निकालना है जो चिंता कर रहे हो। तो -1, 0 में डालोगे तो -1 - 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/√2। खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो। थोड़ा सा लिखना होगा ना यहाँ पे, हाँ वो सब स्लोप ऑफ द टेंजेंट अंग्रेजी में, वो सब तुम लोग लिखना जानते हो, बहुत लिखा है आज, मैं जानता हूँ तुम लोग लिखना जानते हो वो सब। तो ये टॉपिक रिलेटिवली आसान है। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए। हो गया सर। एक थोड़ा लंबा समय, so that the condition on the curve x square by a square plus y square by b square equal to 1 and x square by p square plus y square by q square equal to 1 to cut orthogonally is a square minus b square equal to p square minus q square। तुम लोग को मेरे असाइनमेंट सीट में एंट्रेंस लेवल में कभी कभी डायरेक्ट ऐसे सम्स मिलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कट ऑर्थोगोनली, तो तुम्हें ये रिजल्ट याद रखना होगा कि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर और p स्क्वायर q स्क्वायर का डिफरेंस सेम है और वो अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो ऑर्थोगोनली टच करते हैं। खेला को शुरू करता हूं, सम को पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देता हूं, उसके बाद मैं शुरू करता हूं। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तो बात ही नहीं आता है, अरे बाप रे बाप, कैसे निकालोगे? तो मान के चलो कि x1 y1 जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो वो दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा, जिसे बाद में यूज करूंगा। पहले स्लोप निकालता हूं। कर्व 1 मेरे पास है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ट्वाइस एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई बाय बी स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स 0। तो यहां से मेरे पास dy बाय dx का वैल्यू मिल जाएगा
माइनस एक्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई ए स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज dy बाय dx एट x1 कॉमा y1 जो होगा वो माइनस x1 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 ए स्क्वायर होगा जो m1 है। ध्यान से देखो कर्व टू भी तो सेम ही चीज है, बस क्या अंतर है, एक्स स्क्वायर के साथ पी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के साथ क्यू स्क्वायर है, और फिर इससे जो m2 आएगा वो माइनस x1 क्या हो जाएगा, अब ये p के बदले q हो जाएगा, और y1 वही होगा ना, a के बदले p है, b के बदले q है, a के बदले p स्क्वायर हो जाएगा जो m2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो ऑर्थोगोनल है दोनों, अगर दोनों ऑर्थोगोनल है तो m1 m2 का वैल्यू -1 होगा, तो अगर ये दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y1 स्क्वायर p स्क्वायर a स्क्वायर, मेक इट नंबर 1। मगर मैंने अभी तक एक चीज यूज नहीं किया है, क्या, बार बार एक ही चीज पूछ रहा हूं, क्या, कि px1 y1 एक इनहेरेंट कंडीशन लेके आता है कि वो लाइज ऑन कर्व है। तो अगर वो कर्व में लाई करेगा तो इसका मतलब है कि ये इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, और इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, तो क्या मिला, इसका मतलब x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x1 स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों साइड का 1 सेम है, मतलब x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, क्योंकि राइट हैंड साइड सेम है। अब जरा ये सब एलिमिनेशन देखो रे, x1 स्क्वायर एक साइड में, तो इसे एक साइड में लेके जाओ, मतलब x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू y1 स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। मतलब अगर मैं x1 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर पी स्क्वायर, y1 स्क्वायर के साथ b स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। और भैया ध्यान से देख, अगर मैं इस दोनों को डिवाइड कर दूं तो देख क्या हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है और ये इसके साथ कैंसिल हो जा रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो इसलिए अगर तुम 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, अगर 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कैंसिल होने के बाद मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुम्हें मिलेगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर की स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए पी बी क्यू। मैं जान रहा हूं बोर हो रहे होगे, मगर मुझे लिखना तो लिख देता हूं एक बार, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये और ये कैंसिल कर दो, तो दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज, सबको इस साइड लेके आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यही तो चाहिए था, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो भैया लिख ले, हाँ, तो ये कंडीशन है। लंबा समय, टाइम तो थोड़ा ज्यादा देता हूँ 3 मिनट का, कहीं डाउट है तो पूछो। डाउट लायक सम है नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादा चिंता नहीं है।
चलो अब आगे चलते हैं, लिख लो, आगे चलूं? नहीं सर, थोड़ा सा। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। हो गया? होने से बोल देना। चलो आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. चलो, प्रॉब्लम एनसीईआरटी का एक सम है, थोड़ा लंबा सम होता है। प्रूव दैट all normals to the curve x equal to a cos t plus at sin t, y is equal to a sin t minus at cos t are at a constant distance from the origin। तो एक बार सम करके देखो, उसके बाद सॉल्यूशन करूंगा। पैरामेट्रिक फॉर्म पहली बार ले रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखना। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम x1 y1 नहीं लेते हैं, क्योंकि पॉइंट का काम यही t कर जाता है, t1 लेने का जरूरत नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन में जो p ऑफ t जो होगा ना, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में a cos t प्लस at sin t और a sin t माइनस at cos t ही काम कर जाता है। अब dx बाई dt निकालने के लिए तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस at sin t। तो जब तुम dx बाई dt करोगे तो माइनस a sin t प्लस a sin t प्लस at cos t, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। y को जब तुम करोगे a sin t माइनस at cos t dy बाई dt, यही था ना dy बाई dx निकालने का तरीका। ये सब मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन हम लोग का खत्म हो चुका है, तो इसलिए at sin t, ठीक है, तो इसीलिए मैं, ठीक है, प्लस a cos t प्लस at sin t, ये कैंसिल करो। तो हेंस dx बाई dt तुम्हारे पास जो मिला, एक कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एक कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को करते रहो। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा तब? dy बाई dx तुम्हारे पास होगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, मतलब tan t। मगर ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल तब क्या होगा? -1 था तो माइनस cot t, क्योंकि मैं जानता हूं कि m1 m2 का वैल्यू -1 है। और p ऑफ t मैंने तुम लोग को पहले ही कहा कि अब x1 y1 को तुम अननेसेसरी लेके अब x1 y1 लिख के परेशान नहीं होगे, तुम यही पॉइंट लिख दोगे, ये वाला। तो अगर तुम्हें ये दोनों चीज पता है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसा दिखेगा? तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुम्हारे पास दिखेगा y माइनस y1, पहले ये लिख देता हूं एक बार, mn ऑफ x माइनस x1। x1 का पॉइंट ये है, y1 का पॉइंट ये है, तो y माइनस a sin t प्लस at cos t, स्लोप ऑफ द नॉर्मल माइनस cot t, x माइनस a cos t माइनस at sin t। सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, y माइनस a sin t प्लस at cos t माइनस cot t को माइनस cos t बाय sin t लिखेंगे। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त सम है। मैंने कहा स्टार मार्क दे देता हूं, क्योंकि 6 मार्क्स में कभी कभी लंबा सम आता है और फिर बोलोगे सर लंबा सम आपने नहीं कराया।
तो इसीलिए ए टी कॉस टी साइन टी, तो एक लंबा सम भी करवा देता हूं, माइनस एक्स कॉस टी प्लस ए कॉस स्क्वायर टी प्लस ए टी साइन टी कॉस टी। ये और ये गया घूमने, तो अगर सबको एक साइड ले आऊं तो एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी इज इक्वल टू, ये अगर इस साइड आएगा तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। तुम बोलोगे सर और कितना बोर करोगे, खेला खत्म हो गया। हाँ, मगर मेरे ख्याल में काफी टाइम लगा मुझे लिखने में। सम हो सकता है तुम भूल गए। सम क्या कह रहा है, आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए अब क्या करोगे, नॉर्मल का इक्वेशन तो तुम जानते हो, क्या है, एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी इज इक्वल टू ए। ओरिजिन है 0,0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 0 इंटू कॉस टी प्लस 0 इंटू साइन टी माइनस ए बाय रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ए जो कांस्टेंट है। तुम बोलोगे सर खेला खत्म, यही तो पूछ रहा था। हाँ चलो, तो ये हमारा बोर्ड लेवल का टेंजेंट नॉर्मल खत्म करता है। मेरे ख्याल में अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 70% ऑफ द एंट्रेंस लेवल का भी खत्म करता है। तुम बोलोगे हो ही नहीं सकता है सर एक क्लास में खत्म, ठीक है मत मानो, अभी लिख तो लो, करवाऊंगा जब तब मानना। चलो लिखना है तो लिख लो। भूरी सो भूरी सो। चलो तो जो आज यहीं पे इस चीज को खत्म, यार टाइम है, एक एक्स्ट्रा सम तुम लोग के बैच में कराता हूँ, रुक जाओ, एक लोकस का सम करवाता हूँ। हाँ 2 मिनट रुको, तब इतना जल्दी छोड़ने का मन नहीं है मुझे। आगे चलूं, सर थोड़ा रुकिए।
चलो मैं चल रहा हूं आगे। प्रॉब्लम, so that the locus of the point whose coordinates are equal to the intercepts made on the coordinate axis by the tangent at any point on the curve x equal to a cos cube theta, y equal to b sin cube theta is an ellipse. सम थोड़ा लंबा है, टाइम दे रहा हूं पढ़ के देखने के लिए। ये लास्ट सम, नहीं और एक है। चलो, so that the locus of the point whose coordinates are equal to the intercept made on the coordinate axis by the tangent at any point on the curve। तो कर्व क्या है तुम्हारे पास? पैरामेट्रिक फॉर्म है, अभी तुमने देखा था। हाँ, a cos क्यूब थीटा, y का वैल्यू है b sin क्यूब थीटा। तो dx by d थीटा मेरे पास हो जाएगा थ्राइस a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। dy by d थीटा मेरे पास हो जाएगा थ्राइस b साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी प्लस कॉस थीटा। तो dy बाय dx जो होगा दोनों को डिवाइड करना होगा। तो dy बाय d थीटा बाय dx बाय d थीटा, तो डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा थ्राइस b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थ्राइस a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अगर b बाय कॉस कॉस साइन साइन कैंसिल करोगे tan थीटा। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो तुम्हें स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या मिला? b बाय tan थीटा। सम क्या कह रहा है? लोकस ऑफ द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल टू द इंटरसेप्ट मेड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द टेंजेंट। तो अभी मैं केवल इसमें इंटरेस्टेड हूं कि पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालूं। p ऑफ थीटा मैंने कहा था x1 y1 लेने का जरूरत नहीं है। a cos क्यूब थीटा b sin क्यूब थीटा। तो बोलो टेंजेंट का इक्वेशन कैसा दिखेगा? टेंजेंट का इक्वेशन दिखेगा y माइनस y1 मतलब b sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय tan थीटा को मैं sin थीटा बाय cos थीटा लिख देता हूं और x माइनस a cos क्यूब थीटा। क्या फायदा? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a y cos थीटा माइनस a b a sin क्यूब थीटा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस बी एक्स साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं कॉस क्यूब थीटा ही होगा, सॉरी। तो ये वाला अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊं तो ये मुझे मिलेगा बी एक्स साइन थीटा प्लस ए वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये अगर इस साइड चला गया तो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये कॉस क्यूब थीटा था जो विजिबल नहीं है तुम लोगों के लिए, मैंने गलती से लिखा था उसे, अब अच्छे से लिख देता हूं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा के कारण साइन स्क्वायर थीटा। तुम बोलोगे सर खेला समझ में आ रहा है, क्या होगा? थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल में तुमको समझ में आ रहा होगा। ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब मुझे बोलोगे एक्स इंटरसेप्ट इसका कैसे निकालोगे? y को 0 डालो। तो x का वैल्यू क्या आया? b b कैंसिल, a cos थीटा। y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? x को 0 डालो तो y का वैल्यू b sin थीटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकस उस पॉइंट का हुज कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल टू द इंटरसेप्ट। तो चलो, तो क्या कहना है? लेट p अल्फा कॉमा बीटा, जिसका मुझे लोकस निकालना है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या तुम लोगों ने लिखा था? नहीं लिखा था। लोकस हुज कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल टू द इंटरसेप्ट, मतलब क्या हुआ, अल्फा किसके इक्वल होगा? बोलोगे मुझे? बोलोगे तो अच्छा लगेगा, ऊपर लिख ही दिया है मैंने। अल्फा किसके इक्वल होगा? ए कॉस थीटा। बीटा किसके इक्वल होगा? बी साइन थीटा। और तुम्हें थीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब अल्फा बाय कॉस थीटा और बीटा बाय बी साइन थीटा। तो क्या आया? अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मतलब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यही लोकस हो गया ना। लोकस के लिए क्या करते थे? अल्फा बीटा को रिप्लेस कर दो, किससे? एक्स वाई से। अरे डायरेक्टली यहाँ पे भी ले सकते थे। इज इक्वल टू 1 विच इज नथिंग बट एन इलिप्स। खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मेहनत खूब करना होगा और सही मायने में मेहनत करना होगा। आइडर ट्यूसडे या वेडनेसडे को मैं वेक्टर का सेकंड क्लास लूंगा। सर बोल। सर लाइन 15 में माइनस बी बाय टेन थीटा होना चाहिए था। चलो हाँ यहाँ नहीं तो नहीं सर, हाँ वो ठीक है, चलो ये माइनस है, मैंने लिखा ही। Thanks. नीचे माइनस था, हाँ वो वहां पे एक में लिखना। खूब मेहनत करना है। आगे चलूं? हाँ सर। कंडीशन याद है? दो लाइन कब सेम होता था? अगर सेम लाइन को दो इक्वेशन था तो a1x b1y plus c1 इक्वल टू 0, A1 by a2x A2 b2y equal to plus B1 c2, by a1 कोएफिशिएंट्स का by रेशियो। a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, अगर ये दोनों सेम लाइन होते थे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लिखता हूं। इफ द स्ट्रेट लाइन x cos alpha plus y sin alpha is equal to p touches the curve x square by a square plus y square by b square equal to 1, so that a square cos square alpha plus b square sin square alpha equal to p square। देखना है तो देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं।
चलो आगे चलता हूं। सॉल्यूशन कह रहा है कि ये लाइन इसे टच कर रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि लेट x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p टचेस इलिप्स का इक्वेशन है y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पॉइंट p x1 y1। देयरफॉर इनहेरेंट कंडीशन से क्या मिलेगा तुम्हें, ये इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं इसे नंबर 1 ले रहा हूं। कर्व का इक्वेशन क्या था मेरे पास, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ट्वाइस x बाय a स्क्वायर प्लस ट्वाइस y बाय b स्क्वायर dy बाय dx का वैल्यू 0, तो dy बाय dx का वैल्यू माइनस b स्क्वायर इंटू ट्वाइस x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू ट्वाइस y। तो कहां पे निकालना है dy बाय dx, x1। अब मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, ये कितने बार समझाऊंगा एक ही चीज, समझ में आ ही रहा है क्या होने वाला है। a स्क्वायर y1 नंबर 2, तो इससे क्या इक्वेशन ये स्लोप हो गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिखेगा y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। पुट अप कर दो y माइनस y1 माइनस b स्क्वायर x1 बाय a स्क्वायर y1 x माइनस x1। तो ये a स्क्वायर y1 y माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x x1 प्लस b स्क्वायर x1 स्क्वायर। सजा के लिखूं तो b स्क्वायर x x1 प्लस a स्क्वायर y y1 a स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x1 स्क्वायर। मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं a स्क्वायर b स्क्वायर से। थोड़ा ज्यादा टेंजेंट नॉर्मल हो गया है मैं जानता हूं, पर आज मैं इंटेंशनली शुरू नहीं करना चाहता था, एक दिन में एक टॉपिक। मैंने कहा था ये बात, वरना फिर क्योंकि मैं तो खत्म कर दूंगा, तुम्हें करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसका वैल्यू क्या था ये मुझे मालूम है, इनहेरेंट कंडीशन। ध्यान से देखो रे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 1। तुम बोलोगे सर कितने बार इनहेरेंट याद हो गया है, आज सपने में भी इनहेरेंट कंडीशन देखेंगे, देखना ही, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट डाउट आके मुझसे पूछते हैं, और तुम बोलोगे सर ये तो डायरेक्टली लिख सकते थे, एंट्रेंस लेवल में थोड़ी ना, बोर्ड लेवल में हो, प्रूफ करना होगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो b स्क्वायर x1 x प्लस a स्क्वायर y1 y इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ये नंबर 3 ले लेता हूं। ये टेंजेंट का इक्वेशन है ना, पर क्वेश्चन में टेंजेंट का इक्वेशन कुछ दिया हुआ है, किसी ने लिखा था क्या, क्या दिया हुआ था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा p स्क्वायर। तो बोलो क्या होगा 3 और 4 से, दे आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल है तो क्या आएगा, b स्क्वायर x1 होगा ना, x का कोफिशिएंट, और ये cos अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर y1 बाय sin अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर बाय p स्क्वायर। तो हेंस इससे किसका वैल्यू आ जाएगा, x1 का आ गया क्या, b स्क्वायर कैंसिल करो, a स्क्वायर cos अल्फा डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, और y1 का वैल्यू क्या आया, b स्क्वायर sin अल्फा डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। अब बोलो x1 और y1 कैसे एलिमिनेट करूं, तुम बोलोगे सर कितने बार पूछोगे, फिर से तो वही रिलेशन है ना, x1 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर प्लस क्या, ये तो 1 दिया हुआ है नंबर 1 से, b स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो ये वाला वैल्यू अगर इसमें और इसमें डाल दूं तो क्या मिलेगा, खेला ही खत्म हो गया। तो हेंस ये तुम्हें मिलेगा हो x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर करोगे a टू द पावर 4 a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय p स्क्वायर इक्वल टू 1। घर में करके देख लेना, आंसर आ गया भैया, खेला खत्म। लास्ट सम था, तुम लोग को तो बोला था जल्दी छोड़ूंगा मगर हुआ नहीं, तब भी मैं डाउट्स तो अभी लूंगा ही, उस चीज का चिंता मत करो। लिखना है तो लिख लो, ये लास्ट सम है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा करेंगे बोर्ड लेवल में।
कोर्स का खत्म करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और थोड़ा जल्दी खत्म होना हम सबके लिए अच्छा है। तो इसीलिए मैं कुछ सुबह सुबह एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा। अगर मैनेज कर पाओगे तो तुम लोग के लिए ही बेटर है। ताकि मुझे अच्छा लगेगा अगर अक्टूबर 31 को मैं बोल पाऊं कि देखो मैंने कोर्स खत्म कर दिया। ऊपर चल, ऊपर ले लूं? डाउट्स है तो डाउट्स को भेजना शुरू करो और जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं। मैं ले लेता हूँ ये वाला एक बार। हाँ, दो मिनट को आया नहीं है मेरे पास। 8:31 हो रहा है तो ठीक है, तो मैं 5 मिनट का गैप ले रहा हूँ। 8:35 से डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। 8:35 से डाउट क्लियर करूंगा। भेजना है तो मेरा 7086055586 में भेज दो। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हाँ बोल।